नमस्कार। आधुनिक इतिहास श्रृंखला की अगली कड़ी में यूरोपीय जातियों का भारत आगमन में हमने वेनिस के यात्री मार्को पोलो के बारे में पढ़ा, पुर्तगाली यात्रियों के बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा और अंग्रेज शुरू हो गए थे। अब अंग्रेजी विस्तार कैसे कैसे भारत में होता है, इसको कहने से पहले एक दो लाइनें सुनते हैं। वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। तो इसी के साथ हम पिछली बात को कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने मद्रास के बारे में पढ़ा था। तो मद्रास को 1669 ईस्वी में ओंगियर, पूरा नाम इसका गेराल्ड ओंगियर है, ओंगियर ने मद्रास शहर को बसाया या इसकी स्थापना की। ओंगियर ने स्थापना की। सॉरी, मद्रास नहीं बल्कि क्या बोलते हैं इनका नाम, बम्बई शब्द हो गया था और जो दहेज में मिला था बम्बई। और इसकी किलेबंदी आगे चल करके 1720 में चार्ल्स ब्रून ने बम्बई की किलेबंदी की। अब एक किलेबंदी क्यों की? क्योंकि पहले जो हमारा मतलब अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र, अगर मैं कहूँ सूरत हुआ करता था, सूरत से अब बम्बई की तरफ ट्रांसफ़र हो गया 1687 में। अब 1687 ईस्वी में अंग्रेजों का जो व्यापारिक केंद्र था वो बम्बई की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। तो जब बम्बई की तरफ ट्रांसफ़र हो गया तो अंग्रेजों ने इसकी किलेबंदी करना शुरू कर दी और किलेबंदी का काम चार्ल्स ब्रून ने 1720 ईस्वी में किया। तो अब हम बम्बई के बारे में जान लिए, थोड़ा सा आते हैं कलकत्ता की तरफ। अब कलकत्ता की तरफ कैसे कैसे इतिहास कर्व लेता है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा। अगर यहाँ हुगली में जब बंगाल में शाह शुजा बंगाल का दीवान था, तो शाह शुजा के ज़माने में डॉक्टर बोटन था एक। डॉक्टर बोटन ने शाह शुजा की पत्नी का इलाज कर दिया। शाह शुजा की पत्नी ठीक हो गई। तो उसके एवज में अंग्रेजों को हुगली का क्षेत्र 1651 में मिल गया। अब बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब हुगली जैसा क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। यहाँ तक तो बात होती है। फिर शाह शुजा के ज़माने में जब ये बात मिल गई, और ये घटना 1651 की है, फिर 1658 में अब एक फरमान जारी होता है। इन्हें अंग्रेजों से चुंगी लेने की बात की गई थी जब शाह शुजा मुगल प्रतिनिधि यहाँ थे। दिल्ली में मुगलों का शासन था और अंग्रेज से चुंगी ली जाती थी। लेकिन जब अंग्रेजों से मुगल अधिकारी चुंगी लेने जाते थे तो अंग्रेजों से बात नहीं कर पाते थे ढंग से। अंग्रेज उनको न तो, कहने का मतलब दोनों लोगों के बीच भाषांतर होने की वजह से कोई किसी की बात नहीं समझ पाता था। इस तरह चुंगी वसूलने में दिक्कत होती थी और मुगल राजस्व को हानि होने लगी। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक नया फरमान जारी किया। औरंगजेब ने फरमान जारी किया।
फरमान जारी किया और उस फरमान में कहा कि अब अंग्रेजों से चुंगी नहीं ली जाएगी। अंग्रेजों से चुंगी नहीं लेंगे। अब इनसे जजिया वसूला जाएगा अंग्रेजों से। तो जजिया गैर धार्मिक कर हुआ करता था, मतलब गैर मुस्लिमों से जो कर धार्मिक लिया जाता था उसे जजिया कहा जाता था। तो अब कहा गया कि अंग्रेजों से चुंगी ना लेकर के अब जजिया वसूली जाएगी। तो मुगल प्रतिनिधि जाते थे और भीड़ में भी कहीं उन्हें अंग्रेज दिख जाए तो पकड़ कहते थे भाई इधर आओ जजिया दो। तो अंग्रेज कहते थे अपने जेब में एक पत्र रखते थे, कहते थे कि हाँ ले लो जजिया ले लो, लेकिन इस पर लिख दो कि जजिया वसूला गया। तो कई बार मुगल अधिकारी जजिया ले लेते थे, लेने के बाद लिख लेते जजिया नहीं वसूला गया। इस तरह से अंग्रेज परेशान हो जाते थे, चिढ़ हो जाती थी अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इसी बात से नाराज होते हुए अंग्रेजों ने हमला कर दिया बंगाल में। अंग्रेजों ने जब हुगली पर अटैक कर दिया, हुगली में तो इनकी कोठी थी, हमला किया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने हमला कर दिया, क्यों हमला किया? क्योंकि वो बेचारे जब अंग्रेज दे देते थे जजिया दे देते थे और मुगल प्रतिनिधि लिख देते थे जजिया नहीं वसूला गया, तो कहते थे हमने तो जजिया दिया, कहा दूसरा कोई देखता कहा जजिया तो नहीं वसूला गया है। तो ये लोग क्रुद्ध होकर के आक्रमण करते थे, हमला कर देते हैं अंग्रेज। अच्छा, इस तरह से जब अंग्रेज परेशान होते हैं, बल्कि मुगलों और अंग्रेजों के बीच टकराव होता है, तब मान लिया गया कि मुगलों ने हमला कर दिया। अब अंग्रेज बुरी तरह से पराजित होकर के भाग जाते हैं। अंग्रेज भाग करके बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है फीवर द्वीप, फीवर द्वीप पर शरण लेते हैं, फीवर द्वीप पर शरण लेते हैं। अंग्रेज फीवर द्वीप पर शरण लेते हैं। मुगलिया सेना ने जब इन पर हमला बोला, पहले तो अंग्रेजों ने हमला की प्लान ही की थी, किया क्या बल्कि उल्टा हमला हो गया। मैं ये कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं कि मुगलों ने हमला किया और अंग्रेज डर के मारे भाग गए फीवर द्वीप पर, मतलब इन्हें बुखार आ गया। उस द्वीप पर जब पहुँच जाते हैं तो अब अंग्रेज पराजित हो जाते। उसमें से एक चालाक अंग्रेज, एक चालाकी चली उसने अपनी, जब अंग्रेजों ने अपनी जान बचाकर यहाँ पर शरण ली तो अब क्या करता है, जाप चारनाक, जिसने कलकत्ता की स्थापना भी की, बसाया भी, जाप चारनाक आकर के माफ़ी मांगता है, ने माफ़ी मांगी। अच्छा चलिए, जब माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांगने के बाद फिर से अंग्रेजों की वापसी होती है। बंगाल में फिर से अंग्रेज वापस आते हैं, परंतु वापस तो आते हैं, माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर ही चाल चलते रहते हैं कि हम और मजबूत हो जाए, फिर दोबारा हम अपने सशक्त हो जाएं। और औरंगजेब ने सोचा कि अभी जाप चारनाक ने माफ़ी मांग ली और अंग्रेज पुनः वापस आ गए हैं, अब अंग्रेज वापस आते हैं। तो औरंगजेब ने सोचा कि अब अंग्रेज डर गए हैं। औरंगजेब सेना लेकर वापस चला जाता है। औरंगजेब सेना लेकर वापस चला जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, सोचता है कि अब अंग्रेज कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कि फिर से अंग्रेजों ने मुगल बंदर जो वहाँ पे पोर्ट है, अंग्रेजों ने मुगल बंदरगाह को घेर लिया।
अब देखिए अंग्रेज उधर अंदर अंदर मजबूत हो रहे हैं, उधर माफ़ी मांग रहे हैं, और जब मजबूत हुए तो अब क्या होता है कि जब घेर लिया तो अंग्रेज फिर से युद्ध होता है, अंग्रेज फिर पराजित होते हैं। अंग्रेज पुनः पराजित होते हैं, पराजित होकर भाग खड़े होते हैं। अब समझिए, एक बार तो जाट चारनाक ने माफी मांग ली तो मुगल बादशाह ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका देखा कि औरंगजेब सेना लेकर लौट गया है, फिर से बंदरगाह को घेर लेते अंग्रेजों ने, घेर लिया, फिर से हमला होता है, फिर अंग्रेज हार जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। अब क्या होता है, अब इस बार एक नया अंग्रेज आता है, सर जॉन चाइल्ड, इसका नाम है जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड बड़े चालाक थे, अगर चारनाक आता तो नहीं मिलती माफी। इस बार अंग्रेजों ने क्या किया, जॉन चाइल्ड को भेजा माफी मांगने के लिए। अब जॉन चाइल्ड माफी मांगता है, माफी मांगता है। अब माफी मांग लिया। अब इस समय एक घटना घटित हो रही थी, धीरे धीरे स्थितियां बदली। अब यहां पर बंगाल में अजीमुस्सान सूबेदार बन के आया। अजीमुस्सान ये बंगाल में सूबेदार था। और इसके ज़माने में क्या होता है, और इधर 1690 की घटना है। 1690 के आसपास बर्धमान के जमींदार थे। बर्धमान जिला ये बंगाल में, आप बांग्लादेश में चला गया है। बर्धमान नदिया भी बंगाल में है। तो बर्धमान के जमींदार थे शोभा सिंह। बर्धमान के जमींदार शोभा सिंह थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया। शोभा सिंह ने विद्रोह किया। अब देखिए कैसे कैसे इतिहास मोड़ लेता है। पहली बात की, बर्धमान के जमींदार शोभा सिंह ने विद्रोह किया तो, और बंगाल में अव्यवस्था फैल गई। जब बंगाल में अव्यवस्था फैल गई तो अंग्रेज इस कमजोरी का लाभ उठाएंगे, कहेंगे ओ ये नहीं मान रहे हैं। तो अब उसी समय अजीमुस्सान के समय अंग्रेज क्या करते हैं कि अब इनके जब इन्होंने विद्रोह खड़ा किया तो अंग्रेज कहे हमको दे दीजिए जमींदारी, हम देखते हैं। तो 3 जगह खरीद लिया अंग्रेजों ने। एक है सूतानाती का, एक है कालीघाट जिसे बाद में कलकत्ता इसी के नाम पर पड़ा, और गोविंदपुर और सूतानाती तीनों जगह को मिला करके अब 1200 रुपए के बदले में ये जगह इन्होंने खरीद लिया, और 1200 रुपए के बदले में 1200 रुपए के बदले में यहां की जागीरदारी इन्हें मिल गई। अब जाप चारनाक ले लेता है 1200 रुपए के बदले में। जाप चारनाक की तीनों जगह खरीद करके जगह ले लेता है और इसको मिला करके कलकत्ता बना देता है। तो अब कलकत्ता की स्थापना हो जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो जाप चारनाक ने। लेकिन ऑल ऑफ सडन नहीं हुई कलकत्ता की स्थापना। तीनों सूतानाती,
कालीघाट, और गोविंदपुर, तीनों को मिलाया और लगभग 3 साल का समय ले लिया। 1697 से लेकर के लगभग 1700 वाली सन आ गया, लेकिन कहीं लिखा मिलता है कि 1799 में जाप चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना किया और वहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया, फोर्ट विलियम की स्थापना किया। कलकत्ता की स्थापना तो 1700 में, मैं कहूँ अगर यहाँ कलकत्ता की स्थापना 1699 में कर दिया और 3 साल लगाया फोर्ट विलियम बनाने में। इसको जानने से पहले थोड़ी एक बात हम जानते हैं कि फैक्ट्री शब्द क्या होता है। जो कि अंग्रेजों ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में शाह शुजा के ज़माने में हुगली में फैक्ट्री बनाया अपनी, हुगली में फैक्ट्री। तो फैक्ट्री शब्द का अर्थ आज पर्याय बन गया है कारखाने का, लेकिन फैक्ट्री का अर्थ ये होता था कि अंग्रेज कि जो कर्मचारी थे वे फैक्टर कहा करते थे। कर्मचारी, अंग्रेज अपने कर्मचारी को फैक्टर कहते थे या उत्पादन के साधन। तो इसी फैक्टर शब्द से जहां पर उनके कर्मचारी रहते थे उसी का नाम रख देते थे फैक्ट्री। तो 1651 में हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनी। तो फैक्ट्री शब्द जाने, जब फैक्ट्री शब्द आए तो इसका मतलब कि अब व्यापारिक कोठी हो गई जहां उनके कर्मचारी रहते थे। ये बात हो गई। अच्छा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो अब मैंने जब बताया कि ये बातें तीनों मिला करके कालीघाट, गोविंदपुर और सूतानाती, तीनों को मिला करके विकसित किया गया फोर्ट विलियम। और यही कलकत्ता, इसे ही पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। पहला प्रेसिडेंसी नगर अंग्रेजों ने घोषित किया। एक बात ये थी, और उस समय ये जो ये फोर्ट विलियम नाम पड़ा है, वहाँ के शासक विलियम तृतीय के नाम पर पड़ा था। विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम रखा गया। ये बात हुई और चार्ल्स आयर को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। एक अंग्रेज था चार्ल्स आयर को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। चार्ल्स आयर को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब क्या होता है कि यहाँ तक तो बात आ जाती है और घटना घटित होती है 1715 में। जॉर्ज सुरमन नामक अंग्रेज भारत आता है। तो जॉर्ज सुरमन नामक अंग्रेज 1715 ईस्वी में भारत आया। और ये जब ये भारत आया
तो उस समय बदल चुका था, फर्रुखसियर का शासन हो गया था, मुगल सत्ता पे फर्रुखसियर था। 1717 में ये मुगल दरबार में जाता है। ये जाता है 1717 ईस्वी में मुगल दरबार में व्यापारिक अनुमति लेने के लिए, मुगल दरबार में। और उस समय जो मुगल शासक था उसका नाम था फर्रुखसियर। अच्छा, इसे फर्रुखसियर को घृणित कायर मुगल बादशाह कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि सैयद बंधुओं ने अब मराठों के साथ आए, इसके ऊपर हमला बोले और ये भाग गया हरम में, जहाँ रानियां निवास करती थी। महिलाओं के बीच से इसको घसीट करके मारे थे। इसलिए इस फर्रुखसियर को घृणित कायर मुगल बादशाह भी कहा जाता है। कभी हम उत्तर मुगल शासकों में इसका जिक्र करेंगे। तो होता क्या है कि जॉर्ज सुरमन को पता चल जाता है कि फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी यानी फोड़े की बीमारी से ग्रसित है। फोड़े की बीमारी से ग्रसित है। तो अब अंग्रेज ये देखते थे, तो इसने क्या किया, जॉर्ज सुरमन ने अपने साथ 4 लोगों का एक दूत मंडल लेके चला फर्रुखसियर के दरबार में। और यहाँ पे ये इनको सूचना मिल गई कि जितने वैद्य हकीम सब लोग कह दिए थे कि अब फर्रुखसियर ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। इसके फोड़े का इलाज चल रहा था, फोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा था, लगभग मरने वाला था। तो जब ये बात जॉर्ज सुरमन को पता चली तो उसने अपने साथ एक दूत मंडल लेकर चला और एक सर्जन डॉक्टर जिसका नाम था जॉन हैमिल्टन। तो मैं ज़रा ऊपर से लिखता हूँ कि जॉर्ज सुरमन ये अध्यक्ष था उसका, उस दूत मंडल का। और जॉन हैमिल्टन ये सर्जन डॉक्टर था, सर्जन चिकित्सक ये चला। और साथ में ख्वाजा सेहद ये द्विभाषिया था, मतलब अंग्रेजों की बात मुगल को समझाता था, मुगलों की बात अंग्रेजों को समझाता था। ये द्विभाषिया था, इसको लिया। और साथ में एक सहायक कर्मचारी लिया जिसका नाम था स्टीफेंस। सहायक लिया, सहायक कर्मचारी। तो ये जो दूत मंडल है फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है। ये दूत मंडल फर्रुखसियर के दरबार में जब पहुंचता है तो क्या होता है, अब उसके फोड़े की बीमारी ठीक हो जाती है। फर्रुखसियर प्रसन्न हो जाता है। और जब फर्रुखसियर खुश हो जाता है अंग्रेजों से, तब इसके बदले में अंग्रेजों को एक दस्तक पत्र देता है, एक फरमान जारी करता है। कहता है 3,000 मात्र 3,000 रुपए के बदले में 3,000 रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है। अब अंग्रेज कलकत्ता में सशक्त हो जाते हैं। तो इसी चीज को दस्तक पत्र कहा गया। ये
अंग्रेजों के लिए ये दस्तक पत्र था, दस्तक पत्र। आप जरा देखिए इस दस्तक पत्र का दुरुपयोग अंग्रेज कैसे करते हैं। अब चूंकि अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई और बंगाल के नवाब को जो वहाँ के व्यापारी कर दिया करते थे, अब ये अंग्रेज क्या करते थे, वहाँ के व्यापारियों को अपने ध्वज तले कहते थे व्यापार करो। जो मुगल दरबार को आप 35% या ज़्यादा कर दे रहे हो, मेरे अंदर करो, केवल 5% दे दो। अब एक तो अंग्रेज़ों को 5% मिलने लगा, वो अंग्रेज़ों के ध्वज तले व्यापार करने लगे और उधर बंगाल के नवाब का कोष खाली होता गया, क्योंकि जो लोकल व्यापारी थे अब वो अंग्रेज़ों का अधीन काम करने लगे। ऐसे में धीरे धीरे अंग्रेज और सशक्त होते चले गए। तो इस तरह से अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो इसी को सुनहरा फरमान कहा गया, दस्तक पत्र कहा गया। संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो हम जो भी बात कर रहे थे कलकत्ता के बारे में कर रहे थे। ये कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर बना। इसकी स्थापना 1699 में हो जाती है। 1699 में स्थापना जाप चारनाक के द्वारा, जाप चारनाक के द्वारा, कई बार पूछा गया, जाप चारनाक के द्वारा। दूसरी बात, और जब यहाँ के देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ये कंपनी आके यहाँ बहुत मुनाफा कमा रही है, तो ब्रिटेन में अन्य अंग्रेजी कंपनियाँ वो भी सरकार से मांग करने लगी कि हमको भी अनुमति दीजिए वहाँ जाने के लिए। अब वहाँ एक घटना घटित होती है। यहीं से इतिहास कैसे मोड़ लेता है कि 1694 ईस्वी में 1694 ईस्वी में अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की छूट मिल गई, करने की छूट मिली। अच्छा, अब इसका लाभ 94 में जब मिली तो 1698 ईस्वी में, यहाँ 99 में स्थापना होती, इधर 1698 ईस्वी में ही यह घटना घटित होती है। क्या होती है कि एक ब्रिटिश कंपनी, इस कंपनी का नाम थोड़ा सा भी ध्यान रखना होगा, जिसका नाम था इंग्लिश कंपनी, का नाम था इंग्लिश कंपनी, नाम को हम कोट कर दे रहे हैं, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, एक कंपनी का नाम था। अब इसको भी अनुमति मिल गई। तो जॉर्ज शुरमन इसी का प्रतिनिधि था एक तरह से। आए, अब ये दोनों आ गए। तो जब ये यहाँ आते हैं तो अब क्या होता है, ये भी व्यापारिक छूट यहाँ पा जाते हैं। तो 1702 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, दोनों कंपनियों का कोलैबोरेशन हो जाता है। तो मतलब 1702 ईस्वी में दोनों कंपनियों का विलय हो गया। और विलय होने के बाद, अब विलय किसका हुआ, एक तो
इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, और प्लस में जो आगे से ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उसको भी मिला लिया गया और इनका संयुक्त नाम रख दिया। संयुक्त नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, और उसका पूरा नाम है ऑफ इंग्लैंड। ये कंपनी जब मर्ज हो जाती तब नाम पड़ता है इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। अब विलय हो जाता है, तो जनरली इसको बाद में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहते हैं। ये सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन एक बात यहाँ बताना भूल गए कि जो ये ब्रिटिश कंपनी ईस्ट कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज आई, इसका जो मुख्य रूप से जो प्रतिनिधि आया मुगल दरबार में, उसका नाम था 1702 में आया, या उसका नाम था विलियम नोरिस। नहीं, विलियम नोरिस आया था, सन से नहीं, मतलब विलियम नोरिस। तो विलियम नोरिस आया इसका प्रतिनिधि बनकर। अब सबको मिला करके एक कंपनी बनी, और अध्ययन की दृष्टि से अब हम जितना भी अध्ययन करते सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि जो दस्तक पत्र मिला था, फर्रुखसियर ने दिया था, उसमें क्या था? फर्रुखसियर के द्वारा जो दस्तक पत्र मिला उसके अधीन छूट क्या क्या मिली थी? पहली बात तो एक दस्तक पत्र खुद ही छूट मिली थी, फर्रुखसियर के द्वारा छूट। फर्रुखसियर के द्वारा छूट किसको? अंग्रेजों को। कौन कौन सी छूट? दस्तक पत्र मिला, यानी पूरे बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक की दर से वार्षिक कर मुक्त व्यापार पूरे बंगाल में। एक तो ये बात मिली, पहली पॉइंट। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो दूसरे बिंदु में इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता के पास 38 गांव की भूमि खरीदने का अधिकार दिया। भूमि खरीदने का अधिकार। अब देखिए अंग्रेज सशक्त होते चले जा रहे हैं। और तीसरा इन्होंने क्या किया कि सूरत बंदरगाह से 10,000 रुपये वार्षिक के बदले, सूरत, चूंकि मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, उसी के अधीन में सब आता था, सूरत बंदरगाह से 10,000 रुपये वार्षिक की दर कर मुक्त व्यापार करने की करमुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली इनको। और चौथी बात ये थी
कि बम्बई से ढाले गए अंग्रेजी सिक्के, क्योंकि अब मुख्य केंद्र बम्बई था, बम्बई से ढाले गए, जो बम्बई की टकसाल में ना ढाले गए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध कर दिए गए। आप समझिए कि एक तो 3,000 रुपये वार्षिक कर मुक्त व्यापार पूरे बंगाल में करें, वहाँ से अंग्रेज सशक्त हो गए। दूसरा, कलकत्ता के पास 38 गांव खरीदने की छूट दे दी गई। अंग्रेजों ने एक और ज़बरदस्त किलेबंदी शुरू कर दी। इसके बाद सूरत बंदरगाह से मात्र 10,000 रुपये लेकर पूरे वर्ष भर कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी गई। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी व्यापार करता था उससे कर अंग्रेज स्वयं लेते थे। कलकत्ता में अपने ध्वज तले लोकल व्यापारियों से भी कर ले लिया करते थे, इससे भी सशक्त होते गए आर्थिक रूप से। और यहाँ पे बम्बई में जो सिक्के ढाले जाते थे, अंग्रेज जो बम्बई में सिक्के ढाले गए थे, मुगल दरबार ने कह दिया कि पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में बैरिट होगा। अब इस बात को देखते हुए ओर्म नामक अंग्रेज प्रसन्न होकर कहता है, यह तो हमारे लिए एक मैग्ना कार्टा के समान है। तो जरा सा मैं ये बात ऊपर लिख दे रहा हूँ। ओर्म अंग्रेज है, ओर्म ने दस्तक पत्र को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। कहा ये तो कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र। अब इस तरह से अंग्रेज पहले ही सूरत में सशक्त हो गए थे। सूरत से उनका 1687 में जो मुख्यालय ट्रांसफ़र होकर बम्बई चला गया। मद्रास में पहले ही वो थे। मसूलीपट्टनम में उनकी कोठी स्थापित हो ही चुकी थी। हुगली में वो थे ही। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना कर ही चुके। धीरे धीरे अंग्रेज पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। अब यहाँ से धीरे धीरे अब नवाब का कोष, बंगाल के नवाब का कोष खाली होता गया। मुगल दरबार कमज़ोर होता गया। अंग्रेज दिन प्रतिदिन सशक्त होते गए। अब एक खाई बढ़ती चली जा रही थी। और इतना ही नहीं, इसी दस्तक पत्र में एक चीज़ और दे दी गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी दे दी गई थी इनको। तो ये बातें देखते हुए, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, तो सिर्फ अभी हमने कलकत्ता के लिए ये बात बताई। और आगे चल कर के प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सारी बातें होंगी। अब इसके बाद हम लोग फ्रांसीसी शक्तियों को देखेंगे। हमने पुर्तगालियों को देखा, डच को देखा, अंग्रेज कैसे आए, भारत में कैसे प्रसार किए अपना। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी शक्तियाँ कैसे आती हैं। तो अगली वीडियो में हम फ्रांसीसी शक्तियों के बारे में देखते हैं।